अच्छा, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो सवाल आते हैं प्रतिवर्ष, उनको यहाँ पर हम हल करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये जो सवाल है प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका हल देखते हैं और कैसे सवाल है। जैसे पहला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, यहाँ 616 है, तो ये 616 बराबर 616 में हमको 32 का भाग देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 616 को हम 32 से भाग देंगे तो 19 बार भाग जाएगा, तो 32 गुणित 19 और शेषफल बच जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, इसके बाद अगली बार हम ये जो 32 है, इस 32 को भाग दे देंगे 8 से। ठीक है, तो 8 चौ 32, कितने बार भाग जाएगा? 4 बार, और शेषफल बच जाएगा 0। तो देखिए अंतिम बार भाग कितने बार गया? 8 बार। तो यहाँ पर जो 8 है, एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 616 और 32 का। एचसीएफ 616 व 32 कितना निकला? 8। ठीक है, तो 8 क्या होगी? यहाँ प्रश्न में पूछा है अधिकतम संख्या क्या है जिसे वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 होगी। यहाँ लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है, इनकी आप अच्छे से तैयारी करें, जो आपकी आगामी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला लिखा है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम जब हल करेंगे, इसका अथवा वाला 5005 का अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। फ्रेंड्स, इसके लिए हमको सबसे पहले भाग विधि का उपयोग करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5005। देखिए यहाँ पर विषम संख्या 5 है, तो 5 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एक का 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 और 5 एक का 5। अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा ये देखना है। देखिए 7 का भाग दे देते हैं, तो 7 का भाग जाएगा 7 एक का 7, बच गया 3, 7 6 28, बच गया 2, 7 3 21। अब यहाँ पर 11 का भाग देते हैं, तो 11 एक का 11, बच गया 3, 11 33। इसके बाद जाएगा 13 का भाग। ठीक, तो यहाँ 13 का भाग दे दीजिए, 13 एक का 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक है, ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल रहते हैं, तो आपको इन सभी सवालों को एक बार रिवीजन कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम विधि से ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम विधि से ज्ञात करना है इसका 6, 72 और 120 का। तो फ्रेंड्स, पहले हम 6 का यहाँ पे जब हल करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। सभी के लाइन से अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जिस 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणित 3, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद अगली संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है? 72। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? देखिए सबसे पहले 2 का भाग दे दिए, तो 2 फिर 36 बार गया। ठीक है, या इसको इस तरीके से आप इधर साइड से तोड़ सकते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालने के लिए 2 का भाग देंगे, 2 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 का देंगे, 2 एक का 2, उसके बाद आ जाएगा 2 8 16, फिर 2 9 18। ठीक है, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 3 9। तो आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। इसके बाद अगली जो संख्या दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है? 120। तो 120 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 120 में 2 का भाग जाएगा, 2 6 12, 2 शून्य 0, फिर 2 तिया 6, 2 शून्य 0, फिर 2 15 दूनी 30, और फिर 3 5 15। तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5।
अब हम इसको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम 6, 72 और 120 बराबर, देखिए ये वाला 2 सब में है कॉमन तो 2 आ जाएगा गुणित, फिर यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 आ जाएंगे गुणित, फिर ये भी 2 आ जाएंगे गुणित, फिर ये वाला 3 सब में है तो ये 3 आ जाएगा गुणित, फिर ये 3 छूट गया तो ये भी आएगा और ये 5 छूटा तो ये 5 भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सबके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 तिया 72 और 72 पंचे कितना हो जाएगा 72 गुणित 5, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1 और 5 7 35 और 1 36, 360 आंसर। तो 6, 72 और 120 का जो एलसीएम होगा ये 360 होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर n की घात 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष परीक्षा में आता है, तो इसको आपको किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि किसी भी संख्या को, है ना, क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके जो गुणनखंड में 5 होना चाहिए। ठीक है, समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 5 व 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 का गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो 0 आ जाएगा। ठीक, जबकि अब फ्रेंड्स इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं, 4 पर n की घात का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 2 गुणित 2 पर n की घात। यहाँ पर देखिए 5 है क्या, नहीं है, मात्र 2 है, जबकि 4 पर n की घात बराबर 2 गुणित 2 में 5 नहीं है, 5 नहीं है यहाँ। ठीक है, जब इसमें 5 नहीं है तो यह क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, और इसीलिए 4 पर n की घात 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपदों x² ऋण 2x ऋण 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके शून्यक ज्ञात करना है तो बहुत ही सरल विधि से इसको ज्ञात कर लेते हैं। जो बहुपद हमारे पास दिया है x² ऋण 2x ऋण 8, इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको इसको पूरा शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो शून्यक मान के लिए इसको पूरा 0 रखेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ऋण 8 का गुना यहाँ के गुणांक से 1 से करेंगे तो ऋण 8 का गुना यदि ऋण 8 का गुना यहाँ के 1 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऋण 8 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ चूंकि ऋणात्मक संख्या आई है इसलिए इस ऋण 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि घटाने पर, देखिए यहाँ ऋण आता है तो घटाना रहता है और धन आता है तो जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर ऋण आया है इसीलिए घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x²। अब ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनको घटाने पर ऋण 2 आए और गुना करने पर ऋण 8 आए। तो देखिए धन 4 ऋण 2, तो धन 4x ऋण 2x। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा, ऋण 4x धन 2x, तो ऋण 2x बच जाएगा और गुना करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा, ऋण 8 बराबर 0। 2 के जोड़े बना लेंगे, x² ऋण 4x एक कोष्टक में आ जाएगा, धन 2x ऋण 8 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। देखिए दोनों में से x बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा x ऋण 4 धन, यहाँ दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, x माइनस 4 दोनों में से बाहर आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, देखिए दोनों को हम क्या रखेंगे, x ऋण 4 बराबर 0 या फिर हो जाएगा x धन 2 बराबर 0। ठीक, या x धन 2 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर 4 या x बराबर ऋण 2, तो 2 शून्यक
2 शून्यक हो जाएंगे, x के मान 4 और ऋण 2 आंसर। तो इस तरीके से सरल विधि से हम इसका शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो शेष सवाल है इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी सवालों का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।